बीच वोटिंग परसेंटेज भी सामने आया है। बिहार में 9 बजे तक 9.66% मतदान हुआ है। हरियाणा में 9 बजे तक 8.31% मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर में 9 बजे तक 8.89% मतदान हुआ है। झारखंड की अगर बात करें तो 11.74% मतदान। दिल्ली में 9 बजे तक 8.94% मतदान। ओडिशा में 9 बजे तक 7.43% मतदान। उत्तर प्रदेश में 12.33% मतदान हुआ है। तो वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक का आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 16.54% मतदान हुआ है। तो 8 राज्य 58 सीटों पर छठे चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। और इस बीच ये वोटिंग परसेंटेज सामने आया है, जो कि हम आपको बता रहे हैं। 8 राज्यों में महत्वपूर्ण राज्यों का ये वोटिंग परसेंटेज लगातार सामने आ रहा है। तो इस बीच उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान जारी है। इलाहाबाद में 9 बजे तक 9.37% मतदान। अंबेडकर नगर में 9 बजे तक 14.61% मतदान। आजमगढ़ में 9 बजे तक 14.17% मतदान। बस्ती की अगर बात करें तो बस्ती में 14.26% मतदान हुआ है। भदोही में 12.84% मतदान हुआ है। डुमरियागंज में 13.38% मतदान हुआ है। जौनपुर में 9 बजे तक 12.91% मतदान। लालगंज में 9 बजे तक 10.95% मतदान हुआ है। बिल्कुल, तो वोटिंग परसेंटेज सुबह 9 बजे तक का आपको बता रहे हैं। 9 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज से आपको एक बार फिर से अपडेट कर दे। फूलपुर में 7.45% मतदान होता हुआ। प्रतापगढ़ में 9 बजे तक 12.89% मतदान। वहीं श्रावस्ती में 9 बजे तक 9.95% मतदान होता हुआ। सुल्तानपुर की बात की जाए तो यहां पर 14.11% मतदान हो चुका है। यूपी की 14 सीटों पर मतदान जारी है। ऐसे में 9 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज से आपको अपडेट करा रहे हैं। इलाहाबाद में 9 बजे तक 9.37% मतदान हो चुका है। अंबेडकर नगर में कुछ ज्यादा 14.61% मतदान होता हुआ। आजमगढ़ में 9 बजे तक 14.17% मतदान हो चुका है। बस्ती में 9 बजे तक 14.26%। भदोही में 9 बजे तक 12.84% मतदान। डुमरियागंज में 9 बजे तक 13.38% वोटिंग हो चुकी है। जौनपुर में 9 बजे तक 12.91% वोटिंग होती हुई। लालगंज की बात की जाए तो यहां पर 10.95% वोट पड़ चुके हैं। मछली शहर में 13.33% वोटिंग होती हुई। फूलपुर में 9 बजे तक 7.45% मतदान हुआ है, जो कि कम रह गया है। प्रतापगढ़ में 9 बजे तक 12.89%। श्रावस्ती में 9 बजे तक 9.95%। सुल्तानपुर में 9 बजे तक 14.11% मतदान होता हुआ। तो यूपी की 14 सीटों पर मतदान जारी है। ऐसे में हर सीट पर वोटिंग परसेंटेज सुबह 9 बजे तक का क्या कुछ रहा वो आपको बता रहे हैं। तो 8 राज्यों की 58 सीटों पर लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है। इस बीच दिग्गजों ने भी मतदान किया है। 8 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से आज मतदान हुआ है। जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मतदान किया है, उसकी तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अपने मत का प्रयोग किया है। तस्वीरें बेहद ही खास हैं। तो वही देखिए किस तरीके से ये 8 तस्वीरें हैं। तमाम दिग्गज, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी मतदान किया है। तो आचार्य देवव्रत राज्यपाल गुजरात से, उन्होंने भी मतदान किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेनका गांधी बीजेपी प्रत्याशी सुल्तानपुर से, उन्होंने भी मतदान किया है। राधा मोहन सिंह बीजेपी प्रत्याशी पूर्वी चंपारण से, उन्होंने भी मतदान किया है। गौतम गंभीर सांसद भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने भी मतदान किया है। वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली से, उन्होंने भी मतदान किया है। तो लगातार इस लोकतंत्र के महापर्व में इन तमाम दिग्गज नामचीन हस्तियों ने भी मतदान किया है और बड़ा संदेश दिया है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि आप घरों से बाहर निकलें और अपने मत का प्रयोग करें। बिल्कुल, तो ये 8 तस्वीरें फिर से आपको दिखाते हुए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने माफी चाहेंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने वोट डाला है। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भी वोट कास्ट किया। वीरेंद्र सचदेवा वोट कास्ट करने के बाद अपील करते हुए नजर आए। और फरीदाबाद में भी वोटिंग लगातार जारी है। नीचे की 4 तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यूपी के तमाम जिलों में सुबह 7 बजे से ही वोटिंग चल रही है। बलरामपुर, प्रयागराज, श्रावस्ती, सुल्तानपुर की ये अलग अलग तस्वीरें। और अगर उन्नति श्रावस्ती की इस तस्वीर की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ उदासीनता जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए इन 3 तस्वीरों में जिस तरह से मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, श्रावस्ती की तस्वीर ये बता रही है कि मतदाता उतने ज्यादा जागरूक नहीं है जितना कि उनको जागरूक सुबह के ही समय होना चाहिए था। बिल्कुल, और देखिए दिन जैसे जैसे चढ़ता है, मतदाता कैसे घरों से बाहर निकलते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि देखिए तमाम बड़े दिग्गज चेहरे लगातार अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें।
तो अंबेडकर नगर की ये खास तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर 116 वर्ष की बुजुर्ग महिला ने मताधिकार का प्रयोग किया है और रथ से वोट देने के लिए पहुंची है। देखिए कितनी खूबसूरत ये तस्वीर और मतदाताओं को जागरूक करने वाली ये तस्वीर कि अंबेडकर नगर में बुजुर्ग मतदाता आज भी ऐसे हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करके यंगस्टर्स को, यूथ वर्ग को कहीं ना कहीं जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस उम्र में अगर हम वोट कर सकते हैं, एक एक वोट की कीमत समझ रहे हैं, तो आप भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और ये तस्वीर केजरीवाल की, जहां सीएम केजरीवाल अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं धर्मपत्नी संघ, और वोट कास्ट करते समय की ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। कुछ खास तस्वीरों से रूबरू करा रहे हैं आपको। लगातार ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि लोग किस तरह से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए देश की राजधानी, देश का दिल, आज दिल्ली की सभी 60 सीटों पर मतदान हो रहा है और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ अपने मत का प्रयोग करने के लिए, और बूथ से जुड़ी हुई उनकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बूथ पर पहुंचे हैं और एक चेहरे पर उनकी मुस्कान है, उनकी पत्नी उनके साथ है। और देखिए लगातार ये कहा जा रहा था, क्योंकि इंडिया गठबंधन साथ में है, दिल्ली में जहां किसी समय में टकराव रहता था कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच, लेकिन इस बार दोनों साथ में हैं, हाथ मिलाए हुए हैं। तो तस्वीरें ये भी इसलिए भी खास हो जाती हैं, जहां लगातार प्रचार प्रसार के दौरान ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जो है कांग्रेस पार्टी के बूथ पर कहीं ना कहीं उन प्रत्याशी को वोट देते हुए नजर आएंगे, तो कांग्रेस पार्टी जो है आम आदमी पार्टी को, तो ये जो एक भाईचारा देखने को मिल रहा है गठबंधन का, वो बेहद ही ज्यादा खास इस पूरे मुकाबले को बना रहा है। दिल्ली की 7 सीटों का ये रण बेहद ही खास है। और इस बीच ये एक हाई तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां वीवीआईपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं और आज अपने मत का प्रयोग वो कर रहे हैं और उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद हैं। तो देखिए तस्वीरें बेहद ही खास, वोटिंग की हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। डाला और मोदी जी है तो मुमकिन है। पाक ऑक्युपाई कश्मीर देश को लाने के लिए वोट डाला, भारत माता के लिए वोट डाला, राष्ट्रवाद के लिए वोट डाला। सर, ये जो वायलेंस होता है दिल्ली में, बीजेपी वर्कर्स को अटैक किया, और हम लोग भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। टीएमसी का 2 काम, 1 हमला 2 मामला, पुलिस को गलत तरीके यूज करना और गुंडागर्दी करना। चलिए भाई। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी, जो कि ममता बनर्जी के खिलाफ मुखर तौर पर बोलते रहते हैं, उनकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। इस बीच ये तस्वीरें बेहद ही खास हैं, जहां एक बुजुर्ग महिला, जो कि 116 वर्षीय महिला, रथ से पहुंचती हैं, मतदान करती हैं। और वाकई ये तस्वीर देखिए मनीषा, लोकतंत्र के लिए कितनी ज्यादा खास हो जाती है कि आखिर मत का प्रयोग करने के लिए वो इतनी जहमत उठाती हैं, जिस उम्र में शायद बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो बावजूद इसके घर से बाहर निकलती हैं और अपने मत का प्रयोग करती हैं। और जिस रथ से वो जा रही हैं, ये दिखाता है कि एक उत्साह भी कहीं ना कहीं एक मतदाता होने के नाते उनके मन में है, एक नागरिक होने के नाते अभी भी अपनी जिम्मेदारी का उनको एहसास है। बिल्कुल उन्नति, और ये तस्वीर ये भी बयां कर रही है कि जो यूथ वर्ग जो पूरी तरह से सक्षम है वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, और 116 वर्षीय बुजुर्ग मतदाता जब पहुंच रही हैं, इससे पहले भी हमने एक ऐसी तस्वीर दिखाई थी जहां पर 97 साल के बुजुर्ग मतदाता ये अपील करते हुए नजर आए थे कि लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि यहां पर एक एक सीट की, एक एक वोट की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। और ऐसे में एक कैंसर पेशेंट की भी हमने वो खास तस्वीर साझा की, जहां पर तमाम ऐसे दिग्गज नेता जो हैं वो भी लगातार वोट कास्ट करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। जागरूकता से भरी हुई खास तस्वीरें भी लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और लगातार ये अपील कर रहे हैं कि अगर आपके क्षेत्र में भी मतदान हो रहा है तो लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनकर बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपने लिए सरकार चुनें। तो देखिए 8 राज्यों की 58 सीटों पर लगातार मतदान हो रहा है। तस्वीरें बेहद ही खास है। सुबह 7 बजे के साथ ही मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और अलग अलग राज्यों से भी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं।
हालांकि कहीं कहीं सुस्त वोटिंग होती हुई भी नजर आ रही है। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ये महारण है और क्योंकि छठा और सातवां चरण बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूर्वांचल की सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ऐसे में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। सीधा आपको रूबरू कराती हूँ, हमारे साथ निपुण आलम बयान जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं वो। निपुण आलम जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ अमिताभ कुमार, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे साथ हमारे संवाददाता गजेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। सबसे पहले इससे पहले चर्चा को आगे बढ़ाएं, गजेंद्र आपके पास आते हैं। मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है कि नहीं, सबसे पहले अपडेट। जी बिल्कुल, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। सुबह 7 बजे से ही लोगों का तांता पोलिंग बूथ के बाहर लग गया था। यहाँ पे अगर चौकसी की बात कर ली जाए तो पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है। और क्योंकि देखिए दिल्ली में लगातार गर्मी का पारा बढ़ रहा है, लेकिन बावजूद उसके भी लगातार लोग पोलिंग बूथ पे पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लगातार मेरे पीछे बिल्कुल देखिए तस्वीरें खास हैं और लगातार गजेंद्र कोशिश कर रहे हैं। हालांकि क्योंकि जिस तरह से वहां पर संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, दिखा रहा है कि लोकतंत्र की एक अच्छी तस्वीर बनी हुई है। ठीक है, हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। निपुण आलम जी, आपके पास आते हैं, क्योंकि देखिए आज 8 राज्य 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है। क्या समीकरण कह रहा है, क्योंकि दिल्ली पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, कई दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं। आखिर राजधानी दिल्ली में किसका कब्जा रहेगा, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा में जो परिणाम अलग अलग नजर आते हैं, जहां विधानसभा में तो आम आदमी पार्टी बढ़त बना ले जाती है, लेकिन लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास 7 की 7 सीटें हैं। कैसा समीकरण, कैसा मुकाबला आप देख रहे हैं? देखिए, माना ये जा रहा था कि जब शुरुआत में दोनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जी दोनों साथ में आई थी, तो माना जा रहा था कि काफी ज्यादा लीड रहेगी, चुनौतीपूर्ण रहेगा। और हम जानते हैं 2019 की बात करें या 2014 की बात करें, 7 सीटें जो थी वो बीजेपी के पास रही। लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि जो मुद्दे आए हैं, चाहे वो शराब घोटालों को लेकर बात करें या फिर हम बात करें जो स्वाति मालीवाल जी का जो मैटर चल रहा है, ये मैटर ने बहुत ज्यादा दिल्ली की जनता को प्रभावित किया है कि भाई कोई अगर महिला उनकी पार्टी की और सांसद हो, वो भी सुरक्षित नहीं है सीएम आवास के अंदर। तो इस प्रकार से कैसे केजरीवाल जी बात कर सकते हैं कि हम पूरे देश की महिलाओं को सुरक्षा दे सकते हैं। तो मैं देख रहा हूँ खास तौर से महिला वर्ग में इस बात को लेकर बड़ी नाराजगी भी है। और शराब घोटाले को लेकर जिस प्रकार की बातें हुई हैं, जिस प्रकार के एक्शंस हुए हैं, या फिर हम देखें, ठीक है आपका आम आदमी पार्टी अपना पक्ष रख रही है, बीजेपी अपना पक्ष रख रही है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग जो कोर्ट है, देखिए आज सोशल मीडिया का जमाना है, कोर्ट की भी जो आपकी पूरी सुनवाई होती है वो भी अब पब्लिक डायस में आ जाती है, सोशल मीडिया पे आ जाती है, तमाम जगह आपको देखने को मिल जाती है। जनता जिसको भी सुनती है और वहां पर जो तर्क वितर्क दोनों ओर से होते हैं उनको भी सुना गया है। तो ये बात जनता इस बात को लेकर बड़ी एक तरह से कहना एकदम क्लियर हो चुकी है कि किस प्रकार का स्टैंड रहा है, किस प्रकार की बातें रही हैं। हाँ, ये जरूर है कि हम आज भी देखें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, हालांकि कांग्रेस तो केवल 2 सीट पर लड़ रही है, 5 पे आपका आम आदमी पार्टी लड़ रही है। वो अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं, अपना नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार केजरीवाल के जिस प्रकार के स्टेट रहे या जिस प्रकार के उनके स्टेटमेंट रहे या जो पूरी एक्टिविटीज रही इस चुनाव से पहले जब से छुड़कर आए हैं, तो उन्होंने लगातार चाहे बीजेपी कार्यालय का घेराव की बात करें या भी कल परसों जब हम देखें जो अपने माता पिता को उन्होंने धूप में लाने का कार्य किया, एक इमोशनल कार्ड खेलने का, कहीं ना कहीं अपने विक्टिम करने का, उसका भी प्रभाव है। जनता को ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये मुद्दे भी बने हुए हैं। पर मैं इस बात को लेकर बड़ा आश्वस्त हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि चुनौती तो है, लेकिन लगता है बीजेपी दोबारा से फिर अपना को क्या करेगी, रिपीट करेगी। खासतौर से हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दोबारा से सातों के सातों साथ बीजेपी के पास ही जाएगी। ठीक है, बिल्कुल निपुण आलम जी, जैसा कि आपने भी बोला कि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां की जनता अपने नेता को चुनने के लिए पूरी तरह से क्लियर है। विधानसभा इलेक्शन में उन्हें आम आदमी पार्टी ही नजर आती है, वहीं अगर लोकसभा इलेक्शन की बात की जाए तो बीजेपी का दबदबा हमेशा से कायम रहता है। और इसी के साथ अमिताभ जी के पास आते हुए, अमिताभ जी, दिल्ली राज्य की तो बात हो गई कि दिल्ली का मुकाबला बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, कड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अब छठे चरण में यूपी के रण की भी बात कर ली जाए तो यूपी के रण को किस तरह से समझा जाए, सपा के पीडीए फॉर्मूले का भी अग्नि परीक्षा है कहीं ना कहीं आज। तो यूपी के रण को समझने के लिए किस तरह से आपका विश्लेषण कहता है सुबह 9 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज को लेकर और बाकी के 5 चरणों को देखते हुए? देखिए, वोटिंग परसेंटेज तो लगातार निराशाजनक रहा है, लेकिन इस बार लगता है कि आज के दिन थोड़ा बेहतर है। यूपी के क्षेत्रों में थोड़ा बेहतर हो रहा है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि शाम होते होते 60% को क्रॉस करना चाहिए। और फाइट निश्चित रूप से तगड़ी है, क्योंकि वहां पे देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा सीटें हैं,
लेकिन इस बार फाइट बहुत तगड़ी होगी जिन हिस्सों में अभी हो रहा है, पूर्वांचल के हिस्सों में जो हो रहा है इलेक्शंस, तो वहां पे सपा का भी बहुत अच्छा ये है, बसपा का भी बहुत अच्छी पकड़ है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी की वो ज्यादा से ज्यादा सीटें रिटेन करें और कोशिश कर रही है कि 100% सीटें हम वहां से हासिल करें। लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है उस हिसाब से सपा जो है बहुत अच्छी फाइट जो है उत्तर प्रदेश के इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को देने जा रही है। बिल्कुल, देखिए कितना विश्वास जताया जाता है भारतीय जनता पार्टी पर, ये देखना होगा। निपुण आलम जी, आपके पास आती हूँ क्योंकि हम लोग जिक्र कर रहे थे दिल्ली का और आपने बताया कि कहीं ना कहीं इस बार भी भरोसा जताया जाएगा। लेकिन अगर मैं पैटर्न की थोड़ा सा जिक्र करूं भारतीय जनता पार्टी के, तो देखिए जिताऊ कैंडिडेट्स को उनका टिकट काटा गया, 6 नए चेहरे इन 7 सीटों में से उतारे गए, केवल मनोज तिवारी को रिपीट किया गया दिल्ली में। तो ऐसे में ये मुकाबला क्या सोचकर, क्या स्ट्रैटेजी के तहत जो लाया गया है उससे आप क्या समझते हैं, कैसा दाव रहेगा? क्योंकि अगर देखा जाए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट को मिलाया भी जाए, अगर 2019 की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ऐसा था, कई सीटें ऐसी थी जहां पर मार्जिन जो है इतना ज्यादा था भारतीय जनता पार्टी की जीत का कि वो देखने में समझ में आ रहा था। तो ऐसे में इस बार वो स्ट्रैटेजी कितनी वर्क करती हुई नजर आएगी आपको? देखिए, जैसे आपने कहा कि 6 चेहरे बदले गए और एक चेहरा आपका मनोज तिवारी जी का जो कतूरा यथावत रहा। देखिए 6 चेहरे जो बदले गए, एक तो बात है कि उनके अगर आप कार्यकाल को देखें, इस तरह का आरोप जिस प्रकार का आम आदमी पार्टी के ऊपर है या कांग्रेस के जिस प्रकार से एक्टिविटीज रही हैं दिल्ली को लेकर, खासकर कांग्रेस का तो हालांकि हम मताधिकार की बात करें या वोटर्स की बात करें उस प्रकार का उनका प्रभाव रहा नहीं है। ना तो आपका उनका एमसीडी में देखने को मिलता है, ना विधानसभा में देखने को मिलता है और लोकसभा में भी उनको उतना मत नहीं मिलता है। लेकिन जिस प्रकार के एलिगेशंस या जिस प्रकार की विवादों में घिरी हुई आम आदमी पार्टी नजर आई, उस तरह बीजेपी का एक भी सांसद आपको, एक दो मुद्दा छोड़ दीजिए गौतम गंभीर जी का जो मामला रहा, लेकिन कोई खास बेटा किसी को सुनने को नहीं मिला। और मुझे लगता है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं ये देखा कि भाई ना तो बहुत एग्रेसिव दिखाई दिया हमें सारे सांसद मनोज तिवारी जी के अलावा, और ना ही बहुत उदासीन दिखाई दिए। इस बार कोशिश ये की गई कि दिल्ली में कुछ इस प्रकार के चेहरे उतारे जाए जिनका प्रभाव जो है विधानसभा के चुनाव में भी आपको देखने को मिले। आप अगर बीजेपी के कैंडिडेट को देखें तो काफी तेज तरार चेहरों को ढूंढने का प्रयास किया गया। जैसे बासुरी स्वराज की हम बात करें, हालांकि एकदम पहले से क्या था, पॉलिटिक्स में उस प्रकार से नजर नहीं आई इस प्रकार से नजर आना चाहिए था, लेकिन हम देखें कि एक तेज तरार नेता की तरह वो काम करती हुई दिखती हैं, बोलती हुई दिखती हैं, भाषण देती हुई दिखती हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो नए चेहरे लाए गए हैं उसका इम्पैक्ट ये हो कि हमको विधानसभा और एमसीडी के अंदर भी देखने को मिले। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी की यह स्ट्रेटजी रही, क्योंकि फिर मैं एक बात लास्ट में कहूंगा कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ किसी भी चेहरे में, जो पहले 6 चेहरों को हटाकर नए चेहरे लाए गए, किसी भी पिछले 6 चेहरों में किसी का कोई विवाद रहा हो, लेकिन ये माना जा रहा है कि उतने ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाई दे जितना ज्यादा एक्टिव जनता के बीच में होना चाहिए था, चाहे वो विधानसभा के चुनाव को लेकर बात करें, चाहे हम एमसीडी के चुनाव को लेकर बात करें। तो कहीं ना कहीं नए चेहरों पर दाव लगाने का मकसद ये था कि ताकि नए लोगों को मौका मिले और नई ऊर्जा के साथ क्या हो, मेंबर जो है, जो नए उम्मीदवार हैं, वो काम करे। पुरानों में कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि भाई हमको उतना एक्टिव से काम नहीं करना है, हम तो जीत ही जाएंगे, उस तरह की चीज देखने को मिलती है। और मनोज तिवारी जी का आप देखेंगे लगातार वो आपके सक्रिय राजनीति में भाग लेते हैं, चाहे किसी तरह से केजरीवाल जी के ऊपर बयान देने हो, केजरीवाल जी से फाइट करनी हो, तमाम तरह की चीजों में आपको मनोज तिवारी हमेशा एक्टिव दिखाई देंगे। तो उनको उसी को रिवर्ट। और दूसरी बात है कि जो उनको उत्तर पूर्वी दिल्ली का जो सीट दी गई है, वहां पर यूपी बिहार का प्रभाव बहुत ज्यादा है, और मनोज तिवारी जी को हम देखें तो वहां पर एक अच्छा खासा प्रभाव, चाहे वो आपका पूर्वांचल बैठ के कारण हो कि पूर्वांचल से हैं, उस प्रकार से उनकी एक छवि है, एक इमेज है, वो ख्याति रही है, उसको कहीं ना कहीं बीजेपी हमेशा बनाने का प्रयास करती है। ठीक है, बिल्कुल। तो दोनों ही खास मेहमानों से इस विशेष चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, पर इधर अपडेट गजेंद्र से भी ले लेते हैं कि किस तरह से दिल्ली के मतदान स्थलों पर शांतिपूर्वक तरीके से मतदान चल रहा है। तो गजेंद्र, आपके पास लौटते हुए, गजेंद्र, शांतिपूर्वक तरीके से मतदान तो चल रहा है लेकिन काफी ज्यादा शांति भी छाई हुई है। हम सुबह से ही मतदान स्थलों पर नजर बना के रखे हुए हैं, उतना ज्यादा मतदाता उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं जितना कि दिल्ली की लोकसभा सीटों का इलेक्शन है, और ऐसे में मतदाताओं का इतना साइलेंट होना, इतना कम उत्साह से भरा होना, ये किस तरह का संकेत और किस तरह के ताजा अपडेट को साझा करना चाहेंगे दर्शकों के साथ? जी बिल्कुल, देखिए इस समय मैं नॉर्थ वेस्ट में हूं और रोहिणी के जो आदर्श
बूथ बनाया गया है, मैं उसके बाहर इस समय खड़ा हुआ हूं। और अगर यहाँ की बात कर ली जाए, रोहिणी की बात कर ली जाए, तो यहाँ पे तकरीबन 11 बजे का समय है और अभी तक 10% के आसपास यहाँ पे वोटिंग हो गई है लगातार। फिर यहाँ पे जो लोग हैं उनका, अब आप यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो अब यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। और जो ये बूथ है इस पे तमाम लोग यहाँ पे वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं और अब धीरे धीरे करके लोगों की लाइन लगातार यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सुबह का समय था, कोशिश कर रहे थे लोग कि सुबह छांव में ही जाकर वोटिंग कर दी जाए, लेकिन किसी वजह से लोग निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन अब लोगों की तादाद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो तकरीबन शाम तक 60% के आसपास की जो वोटिंग है वो होती हुई शायद कंप्लीट होते हुए दिखाई दे जाए। फिलहाल जो बूथ हैं वहां पे जो सुरक्षा है वो कड़ी लगाई गई है लोगों के लिए। अंदर पंखे का भी लगाया गया है, पानी पीने के लिए भी लगाए गए हैं ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। लगातार जो दिल्ली की गर्मी है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन ऐसे में जो वोटर्स हैं उनके ऊपर गर्मी का असर नहीं दिख रहा है। लगातार जो वोटर हैं वो लगातार यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार आपको दोबारा से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे जो बूथ है वहां पे लोग लगातार आ रहे हैं और बेहद खूबसूरत तरीके से लोकतंत्र के पर्व को मनाया जा रहा है और कितने अच्छे तरीके से इसको सजाया गया है। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे लोगों के लिए ये कूलर की व्यवस्था की गई है, यहाँ पे कूलर भी लगाया गया है ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। देखिए गजेंद्र, तमाम व्यवस्थाओं के साथ मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहां एक तरफ हम लोग विश्लेषण भी जान रहे हैं कि आखिर इस छठे चरण का क्या है, तो वहीं लगातार ग्राउंड जीरो से क्या तस्वीर है वो भी सामने आ रही है। ठीक है अभिषेक जी, आपके पास आऊंगी, लेकिन इससे पहले क्योंकि देखिए लगातार हम लोग 8 राज्यों की 58 सीटों पर बात कर रहे हैं, क्या समीकरण बदले हैं, किस तरीके से बदलाव हुआ है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। इस्तेमाल करें और तानाशाही के खिलाफ सब लोग क्या कहेंगे दिल्ली के माहौल क्या है? दिल्ली क्या कहेंगे दिल्ली के माहौल? मैं समझता हूं कि बहुत भारी संख्या में लोग तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं क्योंकि लोग बहुत वोट डाल रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पास ये सबसे बड़ा मुद्दा, संविधान हो या लोकतंत्र हो, तानाशाही हो, गरीबी हो, रोजगार हो, ये तमाम बड़े मुद्दे जो हैं कहीं ना कहीं मनीषा देखिए उठाए जा रहे हैं। और क्योंकि आज दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान हो रहा है तो बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर दिल्ली के मुखिया क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, और वो हमने सुनवा दिया है। तो लगातार चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे तमाम जो खास मेहमान हैं वो बने हुए हैं, निपुण आलम जी भी बने हुए हैं, अमिताभ कुमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। बिल्कुल। और अमिताभ जी, जैसा कि अभी दिल्ली की इलेक्शन की तो बात हो ही रही थी, अगर यूपी के रण की भी एक बार फिर से आपके पास बात दोहराते हुए, तो यूपी में जिस तरह से 5 चरणों का मतदान रहा, मतदान प्रतिशत रहा, वो उतना ज्यादा संतोषजनक नहीं रहा जितना कि 2014 या 2019 में देखने को मिला था। 2014 या 19 में मतदाता जितना ज्यादा जागरूक थे उतना ज्यादा जागरूक इस बार के इलेक्शन में नजर नहीं आ रहे। तो मतदाताओं के कम होते उत्साह को किस तरह से समझा जाए, और आज यूपी की 14 सीटों में से जो सबसे ज्यादा हॉट सीट्स बनी हुई हैं उनको लेकर आपका विश्लेषण, अभी तक के वोटिंग परसेंटेज को लेकर क्या कुछ कहता है, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मतदाताओं की उदासीनता जो है ना, ये बहुत दुख का विषय है। हालांकि इस बार जो विश्लेषण करने पर यह पाया गया है कि चूंकि लड़ाई बहुत तगड़ी नहीं है और विपक्ष जो है वो तैयार नहीं था, बहुत समय तक वो आपसी गठबंधन की समस्याओं से निपटने में, सीटों के बंटवारा से निपटने में उसने बहुत समय खराब किया। तो जो एक माहौल बनाते हैं ना, हर एक पार्टी का अपना कोर वोटर होता है, ग्रुप होता है, उसके कार्यकर्ता होते हैं, पदाधिकारी होते हैं जो माहौल बना रहे होते हैं। तो उस लिहाज से इस बार उस तरह के संघर्ष का माहौल नहीं बन पाया है और हम ये पा रहे हैं
कि बहुत से विपक्ष के मतदाता जो हैं वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे नहीं निकल रहे, विपक्ष के मतदाता बहुत से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऐसा लगता है कि विपक्ष ने पहले से हार मान ली है। बहुत लास्ट के चरणों में थोड़ा सा उभार आया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो कोई अच्छे संकेत हैं आम लोगों के लिहाज से अगर आप देखें तो। और यहाँ पे हॉट सीट तो मुझे 2 जगह दिख रहा है, एक मेनका गांधी का सीट और दिख रहा है एक आजमगढ़ की सीट दिख रही है। वहां धर्मेंद्र यादव का अच्छी पकड़ है वहां पे लग रहा है मुझे कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, इतनी आसानी से वो सीट नहीं मिलेगा। बाकी जगहों पे बहुत ज्यादा हेडेक नहीं है, लेकिन संघर्ष है, क्योंकि सपा जो है वो लास्ट के बाद के दिनों में सपा के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने मेहनत करनी शुरू की है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो अन्य उनके गठबंधन के दल है, कांग्रेस वगैरह वालों से उतना समर्थन मिल पा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने मिल करके जो चुनावी सभाएं होनी चाहिए थी, रोड शो होनी चाहिए थी। होता क्या है कि जब आप गठबंधन में अलग अलग पार्टियों से हैं तो अपने कार्यकर्ताओं और अपने कोर वोटर को संदेश देने के लिए बड़े नेताओं को मिल करके लगातार जो है सभाएं करनी पड़ती है, रोड शो करना पड़ता है, मोहल्ले में विजिट करना पड़ता है। तब लोग समझते हैं कि हाँ, हम लोग को दिल मिल गए हैं, अब हम लोग मिल करके वोटिंग करेंगे। नहीं तो अभी क्या स्थिति है, जहां सपा को उम्मीदवार खड़ा है वहां कांग्रेस के जो लोग हैं वो उतने सक्रिय नहीं है, उतना उत्साहित नहीं है। जहां कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हैं वहां पे सपा के लोग या अन्य लोग उतने सक्रिय उत्साहित नहीं है। इन सब वजहों से भी वोटिंग परसेंटेज कम होता है। कुल मिला के स्थिति यही है, एनडीए का अपर हैंड है, लेकिन सपा टक्कर दे रही है। आज जिन सीटों पे हो रहा है उसमें 3-4 सीटों पे सपा अच्छी टक्कर दे रही है। बिल्कुल, देखिए कांटे की टक्कर समझी जा सकती है कुछ सीटों पर खास तौर से, क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी प्रयास में है कि आखिर उपचुनाव में जो आजमगढ़ की सीट उनके हाथ से फिसली है वापस से उस पर दबदबा जमाया जा सके, कब्जा किया जा सके। और इसी के लिए लगातार जो है ग्राउंड जीरो पर भी थोड़ी बहुत चहलकदमी तो देखने को मिली थी। ठीक है, निपुण आलम जी आपके पास आती हूँ। हम लोगों ने दिल्ली का जिक्र किया, बात करते हैं हरियाणा की, क्योंकि 10 की 10 सीटें वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, लेकिन इस बार मुकाबला देखा जाए तो कई ऐसे पहलू हैं कि लास्ट मोमेंट पर मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना हो या फिर किसानों का मुद्दा हो। ऐसे में हरियाणा की राह कितनी आसान आपको बीजेपी की लग रही है? देखिए, अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो जिस प्रकार से लास्ट मोमेंट पे उन्होंने चेहरा बदला जी, और चेहरा बदल कर उन्होंने किस उम्मीदवार को लेकर आए, सैनी जी को लेकर आए, नवाब सैनी जी को। देखिए, ये जो चेहरा लाना ये बीजेपी की एक बहुत ही सोची समझी एक रणनीतिक स्ट्रेटजी मैं इसको बोलता हूँ। आप देखिए, हरियाणा को एक जाट लैंड कहा जाता है। उन्होंने क्या किया कि चाहे खट्टर साहब हो, खट्टर साहब के बाद फिर सैनी जी की हम बात करें, उनकी कोशिश पूरी ये थी कि देखो बीजेपी की जो स्ट्रेटजी रही, चाहे आप उसको मध्य प्रदेश में देखें, चाहे आप उसको राजस्थान में देखें, कहीं भी देखें, कि जो वहाँ का सबसे कमजोर तबका माना जाता हो, जिसकी प्रतिशत कम हो, उस कैंडिडेट को आप क्या कीजिए, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाइए। इससे होता क्या है कि जो डोमिनेट कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के अलावा जितनी रेदर कम्युनिटीज होती हैं वो सब उस चेहरे के पीछे आपके साथ में खड़ी हो जाती हैं। तो जैसे सैनी जी को उन्होंने बनाया तो हरियाणा में जाट के अलावा जितनी कम्युनिटी हैं वो सारी की सारी आज क्या होगी, सैनी जी के पीछे कि हाँ सैनी जी खड़े हैं, बीजेपी खड़ी है, बीजेपी उस चेहरे को बनाया, ओबीसी का चेहरा। तो मुझे लगता है कि वो एक चेहरा, उस प्रकार की बातें आपको देखने को मिलेगी। और रही बात किसान की, देखिए किसान का जो आंदोलन था मेनली आप देखेंगे तो पंजाब से शुरू हुआ था। हरियाणा का सारा किसान साथ में नहीं था, हरियाणा का कुछ किसान आप कह सकते हैं जो साथ में खड़ा था कि हाँ हमको क्या करना, सपोर्ट करना, सहायता करनी है। और ऐसा नहीं कि किसानों का पूरा समर्थन आपका एंटी बीजेपी आपका हो चुका है या बीजेपी को समर्थन नहीं मिलेगा। किसानों का भी एक बड़ा वर्ग जो है वो बीजेपी के उन कानूनों का भी क्या करता है, समर्थन की बात करता है। आप सभी की बात नहीं कर सकते, क्योंकि जब दोबारा आपका आंदोलन प्रारंभ हुआ, स्टार्ट हुआ, तो आप देखें कि वो आपका जो आंदोलन था पंजाब तक सीमित रहा और वो भी कुछ किसान संगठनों के द्वारा आंदोलन किया गया। हरियाणा के जो किसान थे वो बहुत ज्यादा आपको एक्टिव नहीं देखने को मिले, ना ही वेस्ट यूपी के जो किसान थे वो बहुत ज्यादा आपको एक्टिव देखने को नहीं मिले, क्योंकि वो बात को समझ गए कि भाई मामला कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स भी है, राजनीति भी है। तो हम ये कहें कि पूरा किसान वर्ग जो है बीजेपी से नाराज है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम किसान की बात करते हैं, हरियाणा की, वेस्टर्न यूपी की, इस पूरी बेल्ट की जो बात करते हैं जिसको जाटलैंड मेनली कहा जाता है, यहाँ कैश फसलें बहुत होती हैं। और जो कैश फसलों का रिकॉर्ड रहा है इस गवर्नमेंट के द्वारा, बीजेपी के द्वारा,
टाइम से पेमेंट आने, तो पहले 6-6 महीने लगते थे पेमेंट होने में। जैसे शुगर केन की हम बात करते हैं, गन्ने की बात करते हैं, गन्ने की पेमेंट को लेकर पहले कई महीने लग जाते थे, 3-3 महीने के अंदर भी नहीं, 1 महीने के अंदर पेमेंट हो जाता है। तो इस वजह से जो छोटे किसान हैं वो इस बात को लेकर बड़ा खुश हैं। बड़े किसानों के मुद्दे अलग होते हैं, छोटे किसानों के मुद्दे अलग होते हैं। तो छोटे किसान को चाहिए तत्काल पेमेंट मिल जाए, तत्काल उनको सारी सुविधाएं मिल जाए। फिर जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो 6,000 रुपया को दिया जा रहा है किसानों को, उससे भी किसान का एक बहुत बड़ा वर्ग क्या है, खुश है। देखिए पंजाब की जो खेती की जमीन है वो काफी बड़ी जमीनें देखी जाती हैं। हरियाणा में सभी किसानों के पास में बड़ी जमीनें नहीं है, वहां पर छोटे किसान भी है जिनके पास 10 बीघा जमीन, 15 बीघा जमीन, 30 बीघा जमीन, छोटी छोटी जमीनें हैं। 100 बीघा जमीन वाले हरियाणा की जगह पंजाब में जाता है, वेस्टर्न यूपी में छोटी जमीन वाले हैं, वो किसान बीजेपी के साथ में खड़े हैं। तो हम उस तरह से इसको देखें तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि जाट है या आपका जिस प्रकार से हम बात करें, आपका किसान की बात करें कि पूरा विरोध में है। और खट्टर साहब से नाराजगी थी, वो चेहरा बदल दिया गया। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी स्टडीज में चल भी रही है कि हम देखें उसके बाद भी हम देखें बहुत उठापटक होने की संभावनाएं रही हरियाणा के अंदर कि कुछ विधायकों ने उसको समर्थन दिया, इसको दे दिया, लेकिन उसका प्रभाव बड़े अच्छे से बीजेपी के द्वारा मैनेज कर लिया गया। ठीक है अमिताभ जी, आपके पास लौटते हुए तो दिल्ली की भी बात हो गई, हरियाणा की भी बात कर ली गई, यूपी के रण की भी बात कर ली गई, और अब वेस्ट बंगाल के अगर चुनावी रण की बात की जाए तो 5 चरणों में देखा गया है कि वेस्ट बंगाल में वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा अच्छा रहा। अगर छठे चरण की भी बात की तो अभी तक के अगर वोटिंग परसेंटेज को भी देखा जाए तो लगभग 16.5% का है। तो ऐसे में वेस्ट बंगाल में बढ़ता हुआ वोटिंग ग्राफ, बढ़ता हुआ वोटिंग परसेंटेज क्या मायने रखता है, बीजेपी के लिए कितना फेवर में मानते हैं इस वोटिंग परसेंटेज को? देखिए पश्चिम बंगाल की स्थितियां बहुत भिन्न है, देश के अन्य हिस्सों से बिल्कुल अलग है। और हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल ही वो प्रदेश है जहां पूरी तैयारी के साथ दोनों तरफ से फाइट हो रही है। टीएमसी भी बहुत तैयारियों के साथ है और टीएमसी तो बिल्कुल किसी को जरा भी पैर रखने की जगह नहीं देना चाहती है। लेकिन जो अंदर करे, देखिए इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान जारी है। बिहार में 11 बजे तक 23.67% मतदान सामने आया है। हरियाणा में 11 बजे तक 22.09% मतदान सामने आया है। जम्मू कश्मीर में 23.11% मतदान हुआ है। झारखंड में 27.80% मतदान हुआ है। दिल्ली में 11 बजे तक 21.69% मतदान हुआ है। ओडिशा में 21.30% मतदान हुआ है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 27.06% मतदान, पश्चिम बंगाल में 36.88% मतदान हुआ है। तो 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान जारी है और 11 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, तो इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त की 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज। जम्मू कश्मीर में 11 बजे तक 23.11% मतदान हो चुका है और झारखंड में 11 बजे तक 27.80% मतदान होता हुआ। और लगातार वोटिंग परसेंटेज को लेकर अपडेट कर रहे हैं। यूपी की 14 सीटों पर मतदान जारी है और इलाहाबाद में 11 बजे तक 23.88% मतदान हो चुका है। अंबेडकर नगर की बात की जाए तो यहां पर वोटिंग परसेंटेज की तस्वीर अच्छी निकल कर आई है, 30.02। आजमगढ़ में 28.60% मतदान हुआ है। बस्ती में 11 बजे तक 29.80% मतदान। भदोही में 11 बजे तक 25.51% मतदान। डुमरियागंज में 27.74% मतदान। तो ये यूपी की तमाम वो सीटें जिस पर मतदान चल रहा है और 11 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज से आपको अपडेट करा रहे हैं। तो देखिए फूलपुर की अगर बात करें 22.85% मतदान हुआ है 11 बजे तक। संत कबीर नगर में 27.35% मतदान हुआ है। श्रावस्ती में 26.69% मतदान हुआ है। तो प्रतापगढ़ में 26.35% मतदान हुआ है 11 बजे तक। सुल्तानपुर की बात की जाए तो 28.05% मतदान हुआ है। तो यूपी की 14 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। आज छठे चरण का मुकाबला और इस दौरान जो वोटिंग परसेंटेज 11 बजे तक का रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। तो कई हॉट सीट भी समझी जा रही हैं इस छठे चरण में। सबसे ज्यादा आजमगढ़ जहां पर 28.60% मतदान हुआ है, वहां से मुकाबला बेहद ही दिलचस्प बना हुआ है। तो भदोही में 25.51% मतदान हुआ है। बिल्कुल, तो लगातार छठे चरण का मतदान जारी है और 11 बजे तक वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ रहा ये भी हमने आपको बताया। अमिताभ जी अपनी बात को पूरा करें, वोटिंग परसेंटेज को ही लेकर एनालिसिस कर रहे थे, आपका विश्लेषण अब 11 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज को क्या कुछ कहता हुआ? कुछ बेहतर स्थिति दिख रही है और उत्तर प्रदेश में इस बार बाकी प्रदेशों से मतलब बंगाल के बाद जो है
अच्छा परसेंटेज शो कर रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि 80% से ज्यादा मतदान होना चाहिए। हो सकता है कि कई जगह पे लोग क्या होते हैं ना कि बाहर होते हैं, दूसरे शहरों में नौकरी कर रहे होते हैं, तो 10-15% वैसे लोगों का माना जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो वोटिंग कम से कम 80 से 85% हो, तब आप समझिए कि नागरिकों ने अपना दायित्व निभाया है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, मैं बार बार कहता हूं कि अगर 5 साल में एक दिन आप मतदान करने नहीं गए तो बाकी 5 साल आपको शिकायत करने का, सरकार से शिकायत करने का, नेताओं से शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं होता है, क्योंकि आपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है। तो ये बहुत जरूरी है कि लोग इस बात को समझे, बाहर निकल कर मतदान करें। और धूप वगैरह कोई मायने नहीं रखती है, ये इतना बड़ा दायित्व है, इतना बड़ा कर्तव्य है कि आपको बाहर आना ही है, क्योंकि आप आमतौर पे हर दिन अपने रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं, अन्य कार्यों के लिए बाहर जाते हैं, तो आज क्यों नहीं जाएंगे आप? ये आपका जिम्मा है और पॉलिटिकल पार्टीज का जिम्मा है, उनके कार्यकर्ताओं का जिम्मा है, उनका यही तो जिम्मा है कि लोगों को अवेयर करें, घर से बाहर निकालें, मतदान केंद्र में जाने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान हो, तो उनको भी बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि उनके कार्यकर्ता जो हैं वो अपने लोगों को तो पहले जगाएंगे ना, उनको बाहर भेजेंगे, तो इस तरीके से उनको भी अच्छा समर्थन मिलेगा। तो हम बंगाल की जैसे बात कर रहे थे, तो बंगाल में देखिए एक अंडर करेंट है, और अब जो समझ में आ रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है 24-25 सीट तक आराम से पहुंच जाती है। वैसे तो वो दावा कर रहे हैं 30 का, लेकिन 24-25 सीट पे पहुंचते हुए हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से तगड़ा संघर्ष चल रहा है और जगह जगह देखिए वहां पे लड़ाइयां भी हो रही, क्योंकि वहां का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है जी। वहां जो राजनीतिक कार्यकर्ता पदाधिकारी जो होते हैं ना, वो बहुत निचले मोहल्ले स्तर तक वो लोग प्रशासन के साथ आबद्ध हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, इसलिए वहां संघर्ष ज्यादा है और स्वार्थ का खेल ज्यादा होता है वहां पे। वहां ऐसा नहीं है कि जिस पार्टी की सरकार बनी है तो उसके जो मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं वही सरकार चला रहे हैं। वहां ऐसा लगता है कि मोहल्ले का जो एक कार्यकर्ता है वो भी अपने को सरकार मुख्यमंत्री से कम नहीं समझता। वो स्थानीय जो सरकारी कार्यालय वगैरह होते हैं सब पे उसका दबदबा होता है। अभी आपने देखा संदेश खाली की घटना में किस तरीके से पुलिस वाले कहते हैं महिलाओं से, पीड़ित महिलाओं से, कि उन लोगों से जाकर लिखवा कर लाओ जिन्होंने उनके साथ ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय हो जाता है कि पश्चिम बंगाल जैसी जगह पर इस कदर विरोध होता है, और कहीं ना कहीं देखिए जो कोर्ट का हाल ही में फैसला आया उसका जब विरोध किया जा रहा है खुद मुख्यमंत्री की तरफ से, तो वो भी सवालों के घेरे में रहता है कि आखिर लोकतंत्र की इस बड़ी तस्वीर में इतना पीछे कैसे कोई जा सकता है। ठीक है, चलिए उसकी क्या वजह है ये भी आगे जानेंगे अमिताभ जी से। निपुण आलम जी आपके पास आती हूँ, क्योंकि देखिए लगातार हम लोग अलग अलग राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावे के साथ कह रहे हैं कि थर्ड टर्म में कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। तो जम्मू कश्मीर की यहां मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस कदर वोटिंग परसेंटेज रहा है वो वाकई दिखा रहा है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो एक उम्मीद के साथ अब बंध चुके हैं। अब 370 हटने के बाद वहां की जो तस्वीर है वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी बार बार जिक्र कर रही है कि अब हम पीओके भी वापस लेकर रहेंगे। तो ये कितना ज्यादा अपीलिंग मुद्दा और मतदाताओं को बूस्टअप करने के लिए कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है? थोड़ा सा मुझे आवाज आपकी कम आ रही है जी, थोड़ा सा आवाज में क्लियर नहीं आ पा रही जी। मैं सवाल दोबारा दोहरा देती हूँ, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि थर्ड टर्म में कुछ बड़ा करेंगे। जम्मू कश्मीर का वोटिंग परसेंटेज भी बहुत अच्छा रहा है, ऐसे में अब जो कहा जा रहा है कि पीओके भी वापस लेंगे, तो क्या उससे मतदाता मोटिवेट हो रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं? क्या इसकी एक वजह समझी जा सकती है ये? चलिए, शायद निपुण जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन लगातार देखिए, क्योंकि 8 राज्यों की 58 सीटों पर मनीषा देखिए वोटिंग हो रही है और कई राज्य बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण सामने आ रहे हैं। कहाँ, जहां पर हरियाणा की अगर मैं बात करूं, दिल्ली की अगर बात करूं, तो ये वो जगह है जहां पर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप की स्थिति में रही है। तो इस बार भी यकीनन मुकाबला यही समझा जा रहा है कि बीजेपी एक तरफा चुनाव ले जाएगी। लेकिन क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन साथ में है, हरियाणा का अगर जिक्र किया जाए तो किसानों का एक बड़ा मुद्दा, हाल ही में हम लोगों ने जिस तरीके से प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाई है वो कहीं ना कहीं चिंता का सबब बन सकती है हरियाणा में, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो वहीं थोड़ा सा आगे चलते हैं, राजधानी दिल्ली के बारे में अगर बात करें तो 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। 2019 के अगर आंकड़ों पर
गौर किया जाए तो कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी थी कि वोट प्रतिशत जो था, मार्जिन जो था वो बहुत ज्यादा था। गजेंद्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गजेंद्र, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? लगातार हम 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी अपने दर्शकों को बताया है। अभी की क्या तस्वीर है? मतदाताओं के मन में क्या बड़े मुद्दे गूंज रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी मतदाताओं से भी बात करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ जो दो बड़े चेहरे हैं, अगर नॉर्थ वेस्ट की बात कर ली जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन है उसके बीच में यहाँ पे साफ साफ टक्कर देखने को मिल रही है। अगर कांग्रेस की बात करें तो उदित राज यहाँ से लड़ रहे हैं अपनी चुनावी लड़ाई, और अगर बात की जाए बीजेपी की तो योगेंद्र चंदोलिया जो हैं वो सीधे सीधे टक्कर में है। आपको बता दें कि 2014 में बीजेपी से ही उदित राज यहाँ से जीते थे और उसके बाद अब वो कांग्रेस की तरफ से इस बार लड़ रहे हैं। तो लगातार जो टक्कर है वो दोनों के बीच में देखी जा रही है। और भी निर्दलीय लोग लड़ रहे हैं और भी यहाँ पे पार्टी हैं, लेकिन जो खास टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहाँ पे देखी जा रही है। और अगर यहाँ बूथ की बात की जाए तो लगातार यहाँ पे जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। और सुरक्षा के मद्देनजर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो पुलिस है वो भी चाको चौबंद है और लोग लगातार आ रहे हैं। यहाँ की एक खास बात आपको और बता देता हूँ कि यहाँ पे जो ई रिक्शा है वो भी यहाँ पे चलाया गया, जो घरों से लोगों को लेकर आ रहे हैं, जो यहाँ पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहेंगे। अभी वोटिंग आप करके आए हैं, ये वोटिंग करने आप जा रहे हैं, किन मुद्दों पे आप वोट करें? नमस्कार सर, सुमित गुप्ता, सेक्टर 15 रोहिणी जी। क्या पूछना चाहते हैं आप? वोटिंग करने जा रहे हैं, किन मुद्दों पे करें? ये गर्मी बदलाव की है और आप सबकी ताकत यही होगी कि आप अपने मत से इस देश का भविष्य लिखने का काम करें। मैं तो ये उम्मीद रखता हूं कि इस देश में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हरियाणा प्रदेश में आज होगी। आपको लगता है कि बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल होगा। और जैसे 1977 में बदलाव आया था, 2024 भी एक नई पटकथा लिखी। तो दुष्यंत सिंह चौटाला को सुन रहे थे और उन्होंने बदलाव की बात कही है। जजपा से अलग होने के बाद भाजपा ने ताल ठोकी थी और उसके बाद जजपा भी लगातार अपना स्टैंड क्लियर करते हुए बदलाव की बात कर रही है। देखिए, मोदी चुनाव जीत रहे हैं, हर तरीके का रुझान ऐसा मैं देख रहा हूँ। जितने लोग आपस में बातचीत कर लेते हैं, बड़े ओपन है, सब वोट मोदी को जा रहे हैं। 90% मोदी को जा रहे हैं और हरियाणा के 10 के 10 जीतेंगे। पूरे देश में पहले से बढ़ के 400 से ज़्यादा सीट पे जीतेंगे। लोगों के सामने एक इशू है कि संपूर्ण देश का विकास, और जैसे हम 20 करोड़ गरीबी से लोग बाहर निकल के आए, लोगों का भरोसा बनाए, और जो मोदी साहब का विजन है उसको लोग चाह रहे हैं कि वो देश को आगे लेके चलेंगे। इंटरनेशनली हमारा बहुत बड़ा इमेज बना है। आज दुनिया के 211 मुल्क में सबसे 5 बड़ी इकोनॉमी है, उसमें ये यूएन को चार्टर कह रहे हैं, हम 5 एक हैं। दुनिया के जो सबसे बड़ी 4 आर्मी है उसमें इंडिया, रशिया, चाइना और हम एक हैं। तो लोगों का मोदी पे बहुत भरोसा है। इन कंडीशन में जो इंटरनेशनली डेवलप हो रही है उसमें देश को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाना है। चौटाला को सुन रहे थे, जिन्होंने वोट कास्ट करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है और लगातार तमाम सियासी दिग्गज जो हैं वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और साथ ही साथ ये अपील भी कर रहे हैं कि मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र के महापर्व में अपने बढ़ चढ़कर भागीदारी दें। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। निपुण आलम जी, मेरा तब सवाल ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म को लेकर बड़े वादे कर रहे हैं कि कुछ बड़ा करेंगे। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में वोटिंग परसेंटेज जिस तरीके से अच्छा हो रहा है, क्या इसकी एक वजह ये भी है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि अब पीओके भी हम लेंगे? कितना ज्यादा अपीलिंग ये मुद्दा आपको लग रहा है? देखिए, पाकिस्तान में ऑक्युपाइड कश्मीर तो हमारा ही है जी, पाकिस्तान का अवैध कब्जा है जी। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं पीओके के अंदर जिस प्रकार के हालात आज हैं, आप देखिए कि वहाँ की सेना को, वहाँ की पुलिस को, वहाँ के लोग मार रहे हैं। किस प्रकार वहाँ पर क्या है कि भुखमरी की स्थिति वहाँ पर है कि लोग अगर वहाँ पर खाना बांटने जाते हैं तो किस प्रकार से खाने के वितरण के ऊपर लोग टूट कर पड़ते हैं। तो ये सब स्थिति पीओके के हालात आप जाने रही है। पीओके नहीं, पूरे पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि आज पाकिस्तान एकदम पूरा आइसोलेशन के अंदर है, आइसोलेट कर दिया गया है। उसके जो चीज परिचित, उसके जो सहयोगी हुआ करते हैं, सऊदी हो, यूएई हो, आज वो उसके साथ खड़े नहीं होते हैं। वो 3-3 बिलियन के लिए आईएमएफ के दरवाजे पर, वर्ल्ड बैंक के दरवाजे पर नोक करता है कि भैया पैसा दे दीजिए। तो पाकिस्तान की हालत इस प्रकार है। और देखिए, आप जानते भी हैं कि पीओके को लेकर हमारी सरकार का
कई बार राजनाथ सिंह जी ने इस बात को कहा है, हमारे विदेश मंत्री जी ने इस बात को कहा है, खुद गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि हम कोई हमला कर अटैक कर नहीं, खुद वहाँ के हालात ऐसे होंगे कि वहाँ के लोग ही आंदोलन करके कहेंगे कि हमको भारत के साथ रहना है, भारत के साथ मिलना है। तो निश्चित रूप से आप एक हमारे पास वाला कश्मीर देखिए, एक जो पाकिस्तान ने जो अवैध रूप से कब्जा किया गया कश्मीर है, तो वहाँ की जो हालात हैं तो जनता वहाँ की देखती है कि भाई जो भारत के पास में कश्मीर है उसका किस प्रकार से विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, किस प्रकार से वहाँ पर पर्यटक जा रहे हैं, किस प्रकार से वहाँ पर सड़कें, ब्रिज, टर्नल, सब कुछ, एयरपोर्ट वगैरह, रेलवे तक आपकी सब चीज वहाँ पे अवेलेबल है। और देखिए जो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बात कही कि जम्मू कश्मीर में ये कहा जाता था कि 370 अगर हट जाएगी तो तिरंगा लेने वाला कोई नहीं मिलेगा, भारत के संविधान को मानने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज उसी भारत के संविधान की व्यवस्था जो आर्टिकल 324 से निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है, निर्वाचन की व्यवस्था है, उसमें अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं तो इसका मतलब स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर की जनता भारत के संविधान में आस्था रखती है, उन्हें 370 को खत्म होने से कोई आपत्ति नहीं है। वो आज विकास के रथ पर चलने वाली है, वो अलगाववाद, आतंकवाद, इस तरह के मुद्दों से बाहर निकल चुकी है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर निवेश बढ़ रहा है, पर्यटन बढ़ रहा है, ये और आगे बढ़ेगा तो कश्मीर में आतंकवाद एक ऐसी घटना हो जाएगी जो इतिहास का विषय हो जाएगा, और इतिहास में एक दुर्घटना के रूप में कह दीजिए या एक हमारे लिए उसकी तरह से विचार कर लिया हो जाएगा। और पीओके के निश्चित रूप से देखिए इस प्रकार का मैं तो दावा नहीं कर सकता क्योंकि मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, सरकार से भी पूछा जाता है कि पीओके को वापस लेंगे, वो भी नहीं। लेकिन जिस प्रकार के हालात हैं, इन हालातों में हम कह सकते हैं कि हालत निश्चित रूप से, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत ने कभी भी ये बात नहीं की कि हम ताकत के दम पर, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने 1947 में ताकत के दम पर कश्मीर लेने का प्रयास किया था, लेकिन भारत ने कभी नहीं कहा। भारत हमेशा एक लोकतांत्रिक प्रणाली की बात आपको सुनने को मिलेगी। उसी प्रक्रिया से ऑटोमेटिकली पीओके के लोग इस बात को देखेंगे कि अगर हम भारत के साथ ही रहते तो हमारे लिए क्या स्थिति होती, तो उस प्रकार के आंदोलन चलेगा। और रही बात बड़े फैसले की कि बड़े फैसले क्या है, मैं अगर अनुमान लगाएं तो यूसीसी को लेकर हम बात कर सकते हैं। ये एक बड़ा फैसला हो सकता है क्योंकि हमने देखा उत्तराखंड में लागू हुआ, इसको कहा भी कैबिनेट कई बार इसको हम आगे और लागू करने का प्रयास करेंगे। और भी कुछ कड़े फैसले, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है उसके संबंधित हम कानून देख सकते हैं। सीआरपीसी, आईपीसी में जो परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों हम देख सकते हैं। लेकिन कुल मिला के जब तक सरकार उसको क्लियर न करे हम उसे बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन सरकार के पिछले कामकाज को देखकर हम उसको आधार बना सकते हैं। बिल्कुल, और लगातार बयानों का काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। और उन्नति, जैसा कि अभी आपने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये एक बयान था कि तीसरे टर्म में बहुत कुछ खास होने वाला है। लगातार इसी तरह के बयान तमाम दिग्गज नेता देते हुए नजर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता से ये भी कहना था कि हमारे वारिस भी आप ही हैं और विरासत भी आप ही हैं, और इस तरह के बयानों का प्रभाव मतदाताओं पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। उसी में से एक बयान अमित शाह का ये भी है, और ताजा उन्होंने ताल ठोकी है कि 310 सीटों पर तो हम फतेह कर चुके हैं, 310 सीटें हमारी हो चुकी हैं। उनके इस बयान को किस तरह से समझा जाए अमिताभ जी, और उनके इस बयान का जनता पर क्या कुछ प्रभाव देख पा रहे हैं? बीजेपी के लिए ये राह कितनी ज्यादा आसान हो जाती है बीजेपी के तमाम सियासी दिग्गजों के बयान के बाद? देखिए, 400 पार का जो नारा इन्होंने शुरू से दिया था ना, तो वो टारगेट ही यही था कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित किया जाए। और जो पिछले बार का जो इनका लक्ष्य था उसको उन्होंने पार किया था, 303 वो पहुंचे थे। तो अब 400 पार का अधिकतम लोगों को रिझाने के लिए कोशिश थी इनकी कि हम और ज्यादा आगे माफी के साथ आपको रोक रही हूँ।